सर्वप्रथम हम देखते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा गया है। चार भागों में प्रथम है मरुस्थलीय, सेकंड है मैदानी प्रदेश, अरावली, और चौथा है हाड़ौती प्रदेश। तो सर्वप्रथम जानते हैं मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश, ये पूरा एरिया हमारा मरुस्थलीय प्रदेश है। कुछ भाग जयपुर में भी आता है इसका। मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा भाग है हमारा मैदानी प्रदेश, तीसरा भाग है अरावली प्रदेश, और चौथा भाग है हमारा हाड़ौती का पठार या हाड़ौती प्रदेश। तो मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण न्यूटन प्लेस्टोसीन काल में हुआ था। ये राजस्थान के लगभग 61.11% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। ये राजस्थान के 61.11% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। वहीं हम जनसंख्या की बात करें कि इस प्रदेश में कितनी प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है, तो 40% जनसंख्या राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है। यानी सर्वाधिक जनसंख्या कौन से प्रदेश में पाई जाती है? मरुस्थलीय प्रदेश में। वहीं हम बात करें मैदानी भाग की, तो इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था मैदानी प्रदेश का, और ये लगभग राजस्थान के 23% भाग पर फैला हुआ है। वहीं हम जनसंख्या की बात करें तो 39% जनसंख्या राजस्थान की इस पर निवास करती है मैदानी प्रदेश में। वहीं अरावली की बात करें तो अरावली भी प्री कैम्ब्रियन युग में नहीं इसका निर्माण हुआ था, और ये राजस्थान का लगभग 9% भाग है। यानी क्षेत्रफल में देखा जाए तो 9% राजस्थान का अरावली प्रदेश है। वहीं इसमें जनसंख्या की बात करें तो लगभग 10% जनसंख्या राजस्थान की अरावली प्रदेश में निवास करती है। वहीं हाड़ौती की बात करें तो 6%। वहीं हाड़ौती प्रदेश 6.89% लगभग राजस्थान में फैला हुआ है। वहीं हम जनसंख्या की बात करें तो 11% जनसंख्या राजस्थान की किस में निवास करती है? हाड़ौती प्रदेश में। इसका निर्माण क्रिटियस युग में हुआ था। क्रिटियस युग में हाड़ौती प्रदेश का निर्माण हुआ है। ये राजस्थान का लगभग 6.89% है, और इसमें राजस्थान की 11% जनसंख्या निवास करती है। वहीं हम बात करें कि ये किस किस के पार्ट रहे हैं, तो हम देखते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये थेथिस सागर का भाग है। ये किसका भाग है? राजस्थान में थेथिस सागर का भाग है, क्योंकि ये सागर था पहले।
इस क्षेत्र में सागर था। वहीं हम इसे देखें पूर्वी मैदानी प्रदेश को, तो ये भी 33 सागर का भाग रहा है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश 33 सागर का भाग रहा, वही पूर्वी मैदानी प्रदेश भी 33 सागर का भाग रहा। वही हम देखते हैं अरावली प्रदेश गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड का, वहीं आड़ौती का प्रदेश भी गोंडवाना लैंड का रहा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजस्थान में भी जो हमने नहीं वेगनर का सिद्धांत पढ़ा था, जिसमें हमने बताया था कि उत्तरी भाग के लिए लॉरेंसिया या अंगारा लैंड कहा था और नीचे के भाग को गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया था, और मध्य का जो भाग था जिसमें नहीं जल भर गया था, जिसे 33 सागर कहते थे। तो हम देखते हैं कि राजस्थान में अंगारा लैंड का या कहें हम लॉरेंसिया का कोई भी पार्ट नहीं पाया जाता है। इस प्रकार से राजस्थान में 3 प्रदेश पाए जाते हैं, 33 सागर का, गोंडवाना लैंड का, 2 पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में। मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश के लिए भी राजस्थान में 2 भागों में बांटा गया है। एक शुष्क प्रदेश और एक अर्ध शुष्क प्रदेश, यानी कि एक अर्ध शुष्क प्रदेश मरुस्थलीकरण और एक शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, जिसके बीच में 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इन दोनों प्रदेशों को अलग करती है। अर्थात कि हम देखते हैं कि राजस्थान का जो पार्ट है इसमें 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इन दोनों प्रदेशों को अलग करती है। अर्थात कि राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेशों को 2 भागों में बांटा गया, एक शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और एक अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, जिसमें 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इन दोनों भागों को पृथक करती है। वहीं हम देखते हैं कि पश्चिमी मरुस्थलीय संपूर्ण मरुस्थलीय प्रदेश को 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा अलग करती है। अर्थात कि मरुस्थलीय प्रदेश और अरावली प्रदेश किस समवर्षा रेखा से अलग होते हैं, तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से एक दूसरे से अलग होते हैं। हम देखते हैं कि मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान का ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत का एक विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश रहा है। इसके लिए राजस्थान का महान मरुस्थल भी कहा जाता है और थार के मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। भारत में इसे थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। वहीं पाकिस्तान में इसे चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। हम देखते हैं कि राजस्थान में इसे थार के मरुस्थल के नाम से और पाकिस्तान में इसे चोलिस्तान नाम से जाना जाता है। वहीं स्थानीय भाषा में इसे थली के नाम से जाना जाता है। थली। स्थानीय नाम में इसे थली के नाम से जाना जाता है। वहीं हम देखते हैं कि पूर्व में नहीं 33 सागर का ये भाग रहा है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो कालांतर में नहीं मरुस्थलीय प्रदेश इस प्रकार से बना। ग्रेट पोल या आर्कटिक अफ्रीकन मरुस्थल का एक भाग है। अर्थात कि जो
अफ्रीका में सारा का मरुस्थल फैला हुआ है, ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीकन मरुस्थल, उसी का थार का मरुस्थल एक भाग है। कालांतर में यहाँ पे समुद्र था, समुद्र पीछे हटता गया और यहाँ पे शुष्क दशाओं ने नहीं अपना स्थान जमा लिया, और इस प्रकार से वायु द्वारा उड़ाकर लाई गई रेत और नदियों द्वारा लाई गई रेत, धूलकण आदि के कारण ये रेगिस्तानी प्रदेश में परिवर्तित होता रहा। मरुस्थलीकरण के पीछे नहीं एक महत्वपूर्ण कारण मानव भी रहा है, क्योंकि अति दोहन अति चारण के कारण ये क्षेत्र मरुस्थली प्रदेश में परिवर्तित होता रहा, और विशेषकर इसका कारण वायु द्वारा उड़ाकर लाई गई रेत के कण जो कच्छ के गुजरात से लाए जाते हैं, उसके कारण ये मरुस्थलीय प्रदेश बनता गया धीरे धीरे। और आज परिस्थिति ये आ गई है कि ये मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान में अरावली के जो गैप हैं, जिन्हें हम विंड गैप के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें हम विंड गैप के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा ये रेत के कण कुछ इस प्रकार से विंड गैप होते हैं। जगह जगह अरावली कुछ कटी हुई है, उन विंड गैपों के द्वारा वायु द्वारा रेत के कण पूर्वी भाग में नहीं छोड़े जा रहे हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र में भी मरुस्थलीकरण का विकास हो रहा है, अर्थात कि मरुस्थलीकरण हो रहा है। आगे हम देखते हैं मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में। तो इसका क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। वहीं हमने इसके जनसंख्या के बारे में बात की थी कि इसमें लगभग राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। अब आगे हम देखते हैं कि मरुस्थलीय प्रदेश को वो दो भागों में बांटा गया था, एक तो शुष्क और एक अर्ध शुष्क। तो शुष्क प्रदेशों में नहीं विशेषता रही है कि इस पे नहीं जो रेत होती है उसके द्वारा हवा के द्वारा कुछ रेत के टोपोग्राफी बना दी जाती है, स्थल आकृति बना दी जाती है, जिसे हम कहते हैं मरुस्थलीय प्रदेश में नहीं बालुका स्तूपों का बहुत बड़ा जमावड़ा होता है। ये बालुका स्तूप क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। बालुका स्तूप वो होते हैं, स्तूप कहते हैं किसी ब्राह्मण या किसी स्तूप या किसी मंदिर जैसे चबूतरे नुमा आकृति लिए हुए, अलग अलग आकृति लिए हुए स्तंभ को ही हमें स्तूप के नाम से जानते हैं। तो हम देखते हैं कि वायु द्वारा जो रेत के कण होते हैं उसके द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियां बनाई दी जाती हैं, जिन्हें ही हम कहते हैं बालुका स्तूप। अब इन बालुका स्तूपों को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि ये जो अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश है, हमने देखा कि मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के 61.11% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। वहीं हम बात करें ये संपूर्ण मरुस्थलीय प्रदेश की बात है कि राजस्थान के कितने भूभाग पर फैला हुआ है, 61.11% के। वहीं हम देखते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में ये मरुस्थल कितना प्रतिशत फैला हुआ है। तो हम देखते हैं कि संपूर्ण राजस्थान के भूभाग का 58% पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। वहीं हम संपूर्ण मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें तो 61.11 आएगा। अधिकांश एग्जामों में ये पूछा जाता है कि मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्र राजस्थान के कितने भूभाग पर फैला हुआ है, तो 61.11% पर। वहीं अगर ये पूछा जाए कि राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कितने भूभाग पर फैला हुआ है, तो इसका आंसर होगा 58% भूभाग पर। और जनसंख्या की बात की जाए तो संपूर्ण मरुस्थलीय प्रदेश पर 40% राजस्थान की जनसंख्या निवास करती है। हम आगे देखते हैं कि बालुका स्तूप। बालुका स्तूप, बालुका स्तूपों से पढ़ने से पहले हमें मरुस्थलीय प्रदेश की कुछ अन्य विशेषताओं को जान लेना अति आवश्यक होगा। इसलिए अन्य विशेषताओं के बारे में हम देखते हैं राजस्थान के। मरुस्थलीय प्रदेश की कुछ विशेषताओं के बारे में जानते हैं। तो इसमें आता है पीवड़ा सर्प। पीवड़ा सर्प क्या होता है? पीवड़ा सर्प एक ऐसा जहरीला सर्प होता है जो अपनी श्वास के द्वारा यानी कि हवा के द्वारा शिकार करता है, अर्थात कि रेगिस्तानों में पाए जाने वाला एक ऐसा सर्प है
जो जमीन के अंदर अर्थात कि रेत में अपने आप को धंस लेता है और सिर्फ मुंह को निकाल के रखता है। और ये रेत की बनावट का होता है, अर्थात कि इसका रंग कुछ इस प्रकार का होता है कि रेत में ये दिखाई नहीं देता है। और कोई भी जानवर इसके पास सोने वाला, जैसे कि रेगिस्तानों में भी कोई पेड़ वगैरह रहता है, उसके नीचे अगर कोई व्यक्ति सो जाए और पीवड़ा सांप उसके नजदीक हो तो हवा के माध्यम से वह शिकार करता है। उसके माध्यम से वह अपने शिकार के लिए बेहोश कर देता है, क्योंकि हवा में वो कुछ इस प्रकार की जहरीली गैसों का परित्याग करता है जिससे व्यक्ति बेहोश हो जाता है और वह उसे अपना शिकार बना लेता है, पीवड़ा सर्प। अब बात करते हैं सेवण, धामण, कुरण, करण, अंजन, तुरड़ी गम और लीलोन। ये क्या है? ये राजस्थान में पाए जाने वाले एक विशिष्ट प्रकार के घास है। सेवण सेवण घास ये जैसलमेर में, राजस्थान के जैसलमेर में पाए जाने वाला एक प्रमुख घास है। वहीं हम बात करें लीलोन, लीलोन ये दूधारू गायों के लिए या दूध देने वाले जानवरों के लिए लीलोन लीलोन दूधारू जानवरों के लिए एक महत्वपूर्ण आहार के रूप में कार्य करता है, जिससे गाय वगैरह अत्यधिक दूध देने लगती हैं। ये जैसलमेर में पाए जाने वाला घास का प्रकार है। ये सभी मरुस्थलीय प्रदेशों में पाए जाने वाले घास के प्रकार है। कई बार एग्जामों में पूछा जाता है सेवण, धामन, करण, अनजन, तुर्डिगम और लीलोन क्या है? ये घास के प्रकार है। कई बार एग्जामों में ये आया है, पटवारी में भी आया है और आरएएस में अधिकांश ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं हम बात करते पलाया क्या है? राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में ही खारे पानी की जो झीलें पाई जाती हैं उन्हें ही पलाया के नाम से जाना जाता है। इन झीलों के लिए स्थानीय भाषा में सैलीनास के नाम से भी जाना जाता है। सैलीनास के नाम से भी जाना जाता है। वहीं हम बात करते हैं टाट रण या रण क्या है? ये क्या है? तो रेगिस्तानी प्रदेश में या मरुस्थलीय प्रदेश में जो भालू का स्तूप होते हैं उनके मध्य में जल भर जाने से जो झील का, मीठे पानी की झील का जो निर्माण होता है उसे हम टाट रण या रण के नाम से जानते हैं। वहीं हम बात करते हैं खड़ी, तल्ली या पोखर क्या है? चट्टानी भागों, मरुस्थलीय प्रदेश में कहीं कहीं पर चट्टानी भाग भी हैं, जिनमें क्या है वर्षा का जल एकत्रित हो जाता है और उनसे एक उपजाऊ भूमि का निर्माण होता है, जिसे हम खड़ी, तल्ली या पोखर कहते हैं। क्योंकि जो जल सूख जाने के बाद दलदलीय भाग बचता है जिसमें उपजाऊ भूमि होती है। उपजाऊ भूमि के लिए ये सिर्फ तल्लीन या पोखर या खड़ीन के नाम से जाना जाता है और स्थानीय भाषा में ऐसे वहीं हम देखते हैं कि खड़ीन, तल्लीन या पोखर को स्थानीय भाषा में मरहो भूमि के नाम से भी जाना जाता है। वहीं हम बात करते हैं लू क्या है? लू मरुस्थलीय प्रदेश में चलने वाली एक गर्म हवा है। गर्म और शुष्क और कैसी है? धूल भरी आंधियां जो चलती हैं गर्मी के समय में मरुस्थलीय प्रदेश में, उन्हीं लू के नाम से जाना जाता है। इर्ग, इर्ग क्या होता है? इर्ग होता है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। वहीं हम बात करें रेग क्या होता है? रेग होता है मिश्रित मरुस्थलीय प्रदेश। मिश्रित वहीं हम बात करें हम्माद, हम्माद होता है पथरीला मरुस्थलीय प्रदेश।
वहीं हम बात करें रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है, तो बराडू का कुआं, जो कि कहाँ पर है, बाड़मेर में। इसे रेगिस्तान का जल महल भी कहा जाता है। और थार का घड़ा चांदन नलकूप, किसे, चांदन नलकूप को, ये है अपना जैसलमेर में। वहीं हम बात करें कि मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है, जवाई बांध को, ये कहाँ है, सुमेरपुर पाली में। मरुभेद या जीरो फाइटा क्या है? मरुभेद होती है रेगिस्तानी प्रदेशों में पाई जाने वाली वनस्पतियां, जिसका वैज्ञानिक नाम या अंग्रेजी नाम कह सकते हैं हम, जीरो फाइटा नाम से भी जाना जाता है। ये मरुस्थलीय प्रदेशों में नहीं अपना जीवन यापन करने वाली वनस्पतियां हैं, जो कांटेदार होती हैं। अधिकांश इनके पत्ते नहीं होते हैं, कांटे ही होते हैं। शाखाओं पे क्या होते हैं, कांटे होते हैं, कांटे युक्त। कांटेयुक्त मरुस्थलीय वनस्पतियां, इन्हें मरुभेदी या जीरो फाइटा के नाम से जाना जाता है।